हेलो यूट्यूब, दिस इज राज शर्मा अगेन एक नई वीडियो के साथ में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो आईसीएसआई के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं। 25 को आईसीएसआई का रिज़ल्ट आया था और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस उन सभी लोगों को जिनके ग्रुप्स पेंडिंग थे और अब क्लियर हो गए हैं और जो सीएस बनने वाले हैं या बन चुके हैं। किसी भी एरिया में अगर हम इतना एफर्ट डालते हैं और इतने टाइम तक हम काम करते रहते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी नाम के लिए, तो वो दिन अभी था 25 को सीएस स्टूडेंट्स के लिए और मेंबर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट डे था और टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट डे था, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स क्लियर करके गए हैं और आगे अपने फील्ड में काम करने वाले हैं। तो हर किसी के लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से रिजल्ट्स अच्छे जाते हैं तो उन टीचर्स के लिए अच्छा रहता है, और जो स्टूडेंट्स बनते हैं अपने दम पे, अपने काम पे, अपनी मेहनत के बल पे, तो उन सब के लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए करने वाला हूँ जो किसी भी तरह से किसी भी ग्रुप में रह गए हैं या जिनको मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है या जो सोच रहे हैं गिव अप करने का। तो उन के लिए मैं आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव हमारा वही है। तो आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो आपके काम आ सकती हैं। मैं भी अपने टाइम में फ़ेल हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों ग्रुप कर जाते हैं, एग्जीक्यूटिव भी पास कर जाते हैं, फाउंडेशन तो आजकल हटा दिया है, वो भी क्लियर कर जाते थे, या CSET का भी हम बोले तो वो क्लियर कर गए हैं। और तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग वैसा उस फील्ड में करें, या एक एक अटेम्प्ट में आप अपना तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक अटेम्प्ट में आपका निकल ही जाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका नहीं निकला है तो आप उस चीज़ से डीमोटिवेटेड होएंगे या किसी भी तरीके से अपने आप को नीचा फील करवाएंगे बाकी लोगों से जिनके ग्रुप क्लियर हो चुके हैं। तो ये सब पर्सनल ओपिनियन में अगर मैं बताऊं तो ये सब चीज़ें हम फेस कर चुके हैं। मेरे जैसे बहुत लोग हैं उनको भी फेस किया होगा, और आप में से भी बहुत हैं जो अभी फेस कर रहे हैं या करेंगे थोड़े दिनों में, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन देना बार 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 बहुत ही टफ टास्क है एज़ कम्पेयर टू पढ़ाई करना, और पढ़ाई भी सेम सब्जेक्ट की दोबारा दोबारा और दोबारा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आगे जो हुआ उसको रहने दीजिए, भूल जाइए कि हाँ हमारा ये रह गया या हमने इतनी तैयारी करी थी, क्योंकि उस चीज़ का इफेक्ट अब अगर फेब एंड तक हम आ चुके हैं, मार्च अप्रैल मई जून में हमारे एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 3 मंथ्स का गैप है। और अगर आप इस चीज़ में 10-15 दिन अपने निकाल देते हैं, मतलब आप अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं जून के लिए भी। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि हाँ सोचते हैं कि हम लास्ट के 2 मंथ में या 3 मंथ्स में या लास्ट के 1 मंथ में हम तैयारी करेंगे और हम क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा जनरली बहुत रेयर है कि आपका होना ही हो। कई लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड हम बोल भी सकते हैं, या जिनकी लोग हम हमारे फील्ड में बोलते हैं किस्मत चल गई, वो तो 1 महीना पढ़ा था और पास हो गया, और हम पूरे साल से पढ़ रहे थे और हम पास नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं वो हमारे पार्ट पे गलतियां हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हम उन्हें देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं बात लेके चलता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ कि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे एग्ज़ाम्स के बीच में। अभी अगर हम लेके चलें तो हमारे पास 3 मंथ हैं। 3 मंथ्स में आप अगर एक ग्रुप कर रहे हैं या 2 ग्रुप दे रहे हैं या 3 ग्रुप भी दे रहे हैं, तो भी अगर आप एक एक ग्रुप को 1 महीना देते हैं तब जाके आपके 3 मंथ कवर्ड हो पाएंगे। और आप सोचते हैं कि सिंगल ग्रुप है, 3 एग्ज़ाम्स हैं, आराम से यार 15-20 दिन में कर लेंगे, हो जाएगा। तो सोचिए, उसी चीज़ को सोचिए और ये देखिए कि हमारा रिजल्ट उन 15 दिन के बेसिस पे क्या आया है। सबसे बड़ी गलती हम सब यही कर रहे हैं कि हम हर चीज़ को लास्ट तक छोड़ देते हैं कि हाँ हम बाद में कर लेंगे, जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, जो चीज़ हमें टफ लग रही है, उस चीज़ को हम बाद में कर लेंगे। तो उस चीज़ से दिक्कत और होने वाली है या होएंगी, और ये हमारे साथ भी हुई है। तो फर्स्ट चीज़ हमारी इसमें ये है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे पहले FM था, और अकाउंट्स के सब्जेक्ट हैं या टैक्स का सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिस नेसेसरी है। आप पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए। एक बार अगर आप पढ़ेंगे और सीधा एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो उसमें गलतियां होनी लाजमी है, और उन्हीं गलतियों से हमारा रिजल्ट ख़राब आता है। ये ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं या हम ढंग से हमें समझ नहीं आ रहा है। हमें पढ़ाई भी हो रही है, हम पढ़ भी रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, पर हमारे पेपर में नंबर नहीं आ रहे हैं। उसका
दूसरा रीज़न यही है कि हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप किसी चीज़ में 5 या 10 दिन एलोकेट कर रहे हैं तो उसमें 5 दिन आप पढ़ने के करिए और 5 दिन आप रिमेनिंग उसको प्रैक्टिस में करिए, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम आप उठा के सकते हैं, उसको सोल्व करके देखिए, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है आपको अपने बारे में जानने का कि आप कहाँ पे इस टाइम पे है, या आपको कितनी नॉलेज है, या आप उस चीज़ को कैसे डिनोट कर पा रहे हैं, कैसे राइट कर पा रहे हैं। वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप कल को जाके आपके पास एग्ज़ाम्स में पेपर आते हैं चेकिंग के लिए, और मान लीजिए यहाँ पे 100 या 200 जितने भी हैं आपको 1 डे में चेक करने पड़ सकते हैं, तो उस केस में सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आप हर चीज़ को चेक नहीं करने वाले हैं। आप हर चीज़, एक लाइन को, कोई भी एक एक वर्ड को नहीं रीड करेगा। जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको रीड करा जाता है, उनसे ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर्स का यही पैटर्न हो कि वो सेम एक चीज़ पे चले, पर जनरली अगर हम देखा जाएगा, स्टोर बड़ा हो या हम अब कहीं भी दुकान में जाते हैं, या हमारा होलसेल का बिजनेस है मान लीजिए, तो हम 1 2 3 4 स्टॉक चेक करते हैं, बाकी को फिर उसी बेसिस पे आगे चलता रहता है। तो सेम यहाँ पे हम सोच के ये चल सकते हैं वर्स्ट सिनेरियो की, एक जो पैटर्न चलता आ रहा है तो उसी पैटर्न पे हमारा चेकिंग होता रहेगा। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते तो आपका फेल होना या आपके नंबर कम आना बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, मान लीजिए ड्राफ्टिंग एग्ज़ाम है, ड्राफ्टिंग में आपको डेफिनेशन दिया गया है और आपको अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, तो और एक स्टूडेंट जो है वो सेम लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में पेपर में लिख के आ रहा है, तो आप दोनों के एग्ज़ाम के नंबर में डिफरेंस हमेशा रहेगा, और जो डिफरेंस उस टाइम पे होगा वही डिफरेंस आपके एग्ज़ाम के टाइम में शो भी होगा। तो पहली चीज़, आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करिए, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए। लास्ट एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, उन सबको देखिए, अपना टाइम निकालिए, और लास्ट के 1 मंथ में या 15 डेज़ में बाकी चीज़ों को, फेसबुक को, इंस्टा को या फ़ोन्स को बहुत दूर रखिएगा, अगर आपको ढंग से उस चीज़ पे पकड़ बना के रखनी है तो। बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग पीरियड में हैं, ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं, तो उनको लास्ट के 15 या 20 डेज़ ही मिलते हैं, तो वहाँ पे उनकी ग्रैबिंग पोजीशन अच्छी हो सकती है, क्योंकि उनका जो माइंड होता है वो इस चीज़ पे होता है कि हमें ये 15 दिन में ही करना है। अगर आप बिना ट्रेनिंग में बैठे हैं, ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, आप घर पे हैं और आपके पास 3 महीने और आप बैठे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, या कुछ और चीज़ें करें, तो आपका टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, और लास्ट के 1 मंथ में फिर बहुत लोग ऐसा होता है कि उनको इशू आने लग जाता है कि हाय कैसे होगा, कैसे करेंगे, अब टाइम निकल गया, अगली बार देखेंगे। तो वो सब चीज़ें दिमाग में मत आने दीजिएगा कभी भी, किसी मोमेंट पे। हमारे सर बोलते थे कि इन केस आपने ऐसा सोच लिया कि मेरा अटैम्प्ट लगने वाला है, तो आपका अटैम्प्ट पक्का लगेगा, तो आपको कोई इस चीज़ से रोक नहीं सकता कि आप पास हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये बन चुका है कि हाँ मैं अब की बार नहीं निकाल सकता, तो आपके एग्ज़ाम में अगर आपको आता भी होगा तो भी आप लिख नहीं पाएंगे, और आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहेंगी साइमल्टेनियसली कि हाँ मैंने ऐसा करा था, मैं ये कर सकता था, वैसा कर सकता था। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मेन ये है कि आप एक अपना टारगेट बना के रखें, मंथ टू मंथ या 15 डेज़ टू 15 डेज़। जनरली कभी भी हमारे टारगेट पूरे नहीं होते हैं, तो हमेशा आप, अगर आपके पास 15 डेज हैं तो आप सिर्फ 5 से 7 डेज़ का टारगेट बना के रखिएगा, ताकि इन केस आप लैग कर जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपके पास 10 डेज़ एक्स्ट्रा हैं उस चीज़ को कवर अप के लिए। अगर आप 15 डेज़ का टारगेट बना के रखते हैं और आप उसमें लैग कर गए, तो आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप उसमें कोई रिवीजन कर सकें या किसी में मॉडिफिकेशन कर सकें, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपके पेपर आएंगे, और वहाँ पे जाके बैठ के सीधा पेपर एग्ज़ाम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें टाइम अलोकेट बहुत ही सोच समझ के करना है कि हमें किस चीज़ में टाइम अलोकेट करना है और किस चीज़ में टाइम अलोकेट नहीं करना है। सेकंड चीज़ ये हो गया। थर्ड चीज़ ये है हमारी कि कभी भी ये कोशिश मत करना कि हम सारा सब्जेक्ट्स के हर पार्ट को पढ़ लें। अगर आपके पास लास्ट के 3 मंथ हैं या 15 डेज हैं, तो ये एज़ कम्पेयर टू इम्पॉसिबल है कि आप फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में उस चीज़ को पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट को, अगर आप 3 ग्रुप दे रहे हैं मान लीजिए, और आपके पास सिर्फ 3 मंथ है,
तो आपको 3 मंथ में सिर्फ आप उसको एक बार अगर आप करते हैं तो जाके आपके 3 मंथ उसमें ख़त्म हो जाएंगे। मतलब आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा किसी भी केस में। तो पिछले साल का जो पैटर्न चल रहा है उसको देखिए, जो अभी अमेंडमेंट्स आई हैं उनको चेक करिए, और जो आपको लगता है या जहाँ से आप ट्यूशन ले रहे हैं या कहीं से भी अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, किसी भी टीचर से बात करके ये पूछ सकते हैं कि कौन से टॉपिक जो हैं ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं। जनरली ऐसा भी होता है कि कई बार जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, और जो बहुत ही रेयर चीज़ें होती हैं, जो छोटी चीज़ें होती हैं, वो भी एग्ज़ाम में आ जाती हैं। तो हम टीचर्स वगैरह सब ये बोलते हैं कि आपको ज़्यादातर ग्रैबिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए किसी भी केस में, ताकि आप उस टाइम पे हेजिटेट ना करें लिखने में, या आप डरे नहीं एग्ज़ाम देते वक्त कि हाँ अरे ये तो मैंने पढ़ना था और मैं पढ़ नहीं पाया या कुछ नहीं हो पाया। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर आपके पास टाइमिंग कम है तो हमेशा इम्पोर्टेंट चीज़ों पे काम करिए। जैसे हर सब्जेक्ट्स में से अगर मैं बात करूँ, आईटी का सब्जेक्ट है, आईटी के सब्जेक्ट का अभी न्यू सिलेबस में नहीं है और अभी हर किसी पे नया सिलेबस अप्लीकेबल हो रहा है, पर मैं जनरली बात करता हूँ तो आईटी में हमेशा हर लेसन में से एक ना एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता था। तो उस चीज़ में आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी लेसन को उस केस में। पर जैसे कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ में हर पॉइंट आता है, पर आप हर चीज़ पे ग्रैब नहीं कर सकते हैं, आपको सेक्शन याद नहीं रहते हैं। अगर कंपनी लॉ की हम बात करें तो आप सेक्शन लिखते हैं, या ड्राफ्टिंग में आप सेक्शन लिखते हैं, या टेक्स्ट में आप सेक्शन लिख के आते हैं, तो उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है। पर इन केस आपको सेक्शन नहीं याद है तो गलती से भी उस चीज़ को मत लिखिएगा। अगर आपका सेक्शन गलत हो गया मतलब आपका पूरा का प्रोविज़न गलत काउंट होएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है तो सेक्शन मत लिखिए। अगर आप 100% श्योर हैं किसी सेक्शन के लिए तभी जाके आप उसको लिखिएगा, वरना उस पर कमांड करना या उसको वहाँ लिखना हमारे लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो आप 100% श्योर हो तभी उस चीज़ को करिए। और कंपनी लॉ में, सीआर में, डीडी में कभी भी हम बीकॉम में करते हैं कि हम घस्से पहन के आते हैं। घस्से मीन्स कि हम एक्स्ट्रा लिख के आते हैं ताकि शीट के नंबर मिलते हैं। हमारी जनरल लैंग्वेज ये रहता है कि शीट के नंबर देंगे, शीट भरनी चाहिए, पर यहाँ ऐसा कुछ वैसा नहीं है। और हाँ, ऐसा है कि आप 5 मार्क्स का आंसर है तो आप कम से कम एक पेज को पे कम से कम उसको करिए, और अगर 10 मार्क्स का है तो कम से कम 2 भरिए, मतलब फ्रंट और बैक। पर उसमें ऐसा कुछ भी ना हो कि आप एक चीज़ को आप फर्स्ट पैरा में लिख चुके हैं और सेम चीज़ को आप थर्ड पैराग्राफ में भी लिख रहे हैं और सेकंड पैराग्राफ में आपने कुछ और ही लिखा हुआ है। तो उन चीज़ों से भी गलत इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और आपके वहाँ पे नंबर कटने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ का ये है कि आपके 100 में से 70 नंबर का आपको आता है और 30 नंबर का आपको नहीं आता है, तो अटैम्प्ट ज़रूर करिए। अटैम्प्ट करने का कोई इशू नहीं है, पर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उन चीज़ों पे कम से कम वैलिड चीज़ लिखिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं, टाइम है तो आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उनसे आपके 70 नंबर भी इफेक्ट हो सकते हैं। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे हमने डिस्कस किए थे रिवर। अभी मैं फिर से कह देता हूँ कि फर्स्ट चीज़ हमारा प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। थर्ड चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, किस तरह की प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे हमने आंसर लिखने हैं। ओपन बुक में जाके अगर हम बात करें तो ओपन बुक में किस हिसाब से हमने डिस्क्रिप्शन देना है एग्ज़ाम में जाके, और कैसे हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, कितनी स्पीड हमारी होनी चाहिए। अगर ओपन बुक की बात करें तो जनरली बच्चों को आंसर मिल जाते हैं, पर हमेशा ये होता है कि एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाया। तो हमेशा क्वेश्चंस को टाइम में डिनोट करिए। हमेशा मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 5 मिनट देने हैं या एक क्वेश्चन पे आपको 10 मिनट देने हैं, तो कितने नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 5 देने हैं, या कितने नंबर के क्वेश्चन में आपको 10 मिनट देने हैं। तो वो सब का मैनेजमेंट आपके पास पहले होना चाहिए। आपको उस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हमें किस चीज़ में कितना टाइम लगा के चलना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लास्ट के 3 to 4 मंथ में कभी भी ढीले मत पड़िएगा इस चीज़ में कि हाँ हम कर लेंगे या हमारा हो जाएगा। वो सब चीज़ें गलत हो जाती हैं। हमें, आप में से कुछ कुछ लोगों को पता है, शायद वीडियो देख के ये लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें तो हमें पता है। जनरली ऐसा ये होता है कि हर बच्चे का माइंड अभी आज की स्टेज में इतना डेवलप है, अगर हम सीएस में हैं तो इतना हर बच्चे को अपने बारे में पता है कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है। पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप उस चीज़ को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ समझ रहे हैं उसको, हाँ मेरी ये गलतियाँ हैं, हर किसी को पता होती हैं अपनी गलतियाँ कि
कि कहाँ पे किस चीज़ में हम, क्योंकि एग्ज़ाम हम ही करके आ रहे हैं। सामने वाला हमें आके कुछ भी कहे, मैं आपको कुछ भी कह रहा हूँ, तो उस चीज़ का पॉइंट तभी है जब आप उन चीज़ों को समझ के उन चीज़ पे इफ़ेक्ट लाएं। अगर जब तक आप उन चीज़ों को समझ तो रहे हैं पर आगे कुछ कर नहीं रहे हैं तो उस चीज़ से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो वीडियो डालते हैं, मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, कैसे हमें एग्ज़ाम करना चाहिए, किस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने टाइम तक प्रैक्टिस करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। ऐसी बहुत लोगों ने बहुत सही सही वीडियो डाली हुई हैं, पर मेन कंसर्न ये है कि आप उन चीज़ों पे कितनी एप्लीकेबिलिटी कर रहे हैं, कि आप कहाँ तक जाके उस चीज़ को सोल्व कर पा रहे हैं। या अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आपको डाउट है तो आपके डाउट सोल्व हो भी पा रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आपके ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है कि ताकि आप एक पर्सन से या किसी 2 पर्सन से 3 पर्सन से जितने भी हैं बच्चे साथ में जो आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे कंसर्न कर पाएँ, उनसे पूछ सकें। और इन केस वो भी आपसे पूछते हैं तो आपकी जो ग्रोथ होती है उस चीज़ में, फील्ड में, वो बहुत सही होने लग जाता है। इसलिए हर चीज़, एक एक चीज़ अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, इन लास्ट के जो एग्ज़ाम्स में, जो हमारे एग्ज़ाम चलते हैं, अगर कोई 3 ग्रुप दे रहा है तो डेली टू डेली बेसिस आपके एग्ज़ाम चलते रहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम आप 3 महीने पहले से वो प्रैक्टिस करके चलिए। कि आपको सुबह 9 से लेके रात को 9 या 12 बजे तक पढ़ना है तो आप 3 महीने पहले से अगर डेली बेसिस पे 9 से 12 पढ़ेंगे तब जाके आप उस पीरियड में जाके सही से पढ़ पाएंगे ऑन बेसिस पे। वरना आपका दिमाग इतना टेंशन में या इतना पेन में रहेगा कि आपके एग्जामिनेशन में बैठ के आपको अगर आता भी होगा तो भी आप उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बर्डन लास्ट के 7 डेज़ में अगर आप किसी भी चीज़ पे प्रेशर करेंगे और हाँ पूरा साल आप आराम से मज़े में 10-10 घंटे या 12-12 घंटे सो रहे हैं और उसके बाद में एग्ज़ाम के टाइम में आप सिर्फ 2 या 4 घंटे सो रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि आप जो ग्रैब करना चाहते हैं, जो आपने पढ़ रखा है, वो भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा। उन चीज़ों से मुश्किल होती है। तभी जनरली हमारे साथ में, अगर आपने सुना होगा तो बच्चे कहते हैं कि यार मैं पढ़ रहा था मेरे दिमाग से साफ़ होता रह रहा। मतलब हम जो पढ़ रहे थे, मतलब हमने जो पढ़ा हुआ था, जो हम आज पढ़ रहे हैं, वो भी अभी एट ए मोमेंट टाइम पे पेपर के पहले हमें याद नहीं है। तो बेसिकली उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि आपकी प्रैक्टिस, आपने दिमाग को जो ग्राइंड किया है वो सिर्फ 7 दिन के लिए किया है और वो 7 डेज 7 घंटे तक भी नहीं चलेंगे। तो इसलिए पहले से प्रॉपर आप अपना पैटर्न सेम रखिए। अगर आप रात में पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस टाइम में पढ़िए, जितने टाइम तक पढ़ना है उतना पढ़िए, पर जिस टाइम पढ़ रहे हैं उस टाइम बाकी सब चीज़ों से दूर रहिए। फ़ोन को दूर रखिए अपने। अगर हम घर में, आपका माहौल ऐसा है कि शोर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको रात का टाइम सूटेबल रहेगा कि आप उस टाइम में पढ़ सकते हैं। और उस टाइम को हम जितना भी सूटेबली, जितने ढंग से अच्छे से निकाल सकते हैं उतना निकालिए। फ़ोन वोन सब चीज़ें निकल जाएंगी बाद में, बहुत टाइम होता है सब चीज़ों के लिए। बहुत लोग, हमारे घर वाले भी यही बोलते हैं, पर ये चीज़ें समझ आती हैं सिर्फ एग्ज़ाम के दिन, जब हमारे पोर्टल पे हमारा नाम के आगे फेल लिखा आता है और बाकी सब जने पास हो जाते हैं, हमारे ग्रुप के साथ के जने पास हो जाते हैं। हमारे साथ, मेरे साथ इवन यही हुआ था कि एग्जीक्यूटिव के टाइम में मेरा एक ग्रुप निकल गया था और सेकेंड ग्रुप जो था वो मैं सिर्फ 3 नंबर से रह गया था और दोनों लोग मैंने साथ दिए थे। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। और फिर दोबारा से एग्जीक्यूटिव में मेरे सिर्फ 3 नंबर था, नेक्स्ट टाइम में क्लियर कर गया था, पर स्टिल आप पीछे चले जाते हो हर बाकी स्टूडेंट से। और जनरली बहुत लोग होते हैं जो एग्जीक्यूटिव क्लियर कर जाते हैं, प्रोफेशन में आते हैं, प्रोफेशन की आप कोचिंग ले रहे हो, कोचिंग लेने के बाद अगर आप, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आप फर्स्ट टाइम दीजिए, आपको ट्रेनिंग नहीं करना है, बिना ट्रेनिंग के आप एक बार एग्ज़ाम लीजिए। सेकेंड टाइम में हमेशा ट्रेनिंग का ऑप्शन जरूर रखिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग की एप्लीकेबिलिटी आजकल जो है 21 मंथ की है। पहले ऐसा था कि 12 मंथ की ट्रेनिंग चलती थी, तो आपके पास टाइम होता था कि हाँ हम पहले एग्ज़ाम निकाल लें फिर ट्रेनिंग दे दें। तो वो गलती मत करिएगा, ट्रेनिंग से एक्सपोजर बहुत मिलता है। और उस टाइम पे बहुत लोगों को ये लगता है कि ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई नहीं हो पाएगी या कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर हम घर पे बैठे तो भी आप उतना एक्टिवेटली काम नहीं करें जितना पढ़ना चाहिए था। तो जितना आप ट्रेनिंग करके पढ़ाई का टाइम निकाल सकते हैं उतना हम घर में बैठे उतना ही पढ़ रहे हैं। इनकेस अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं
और फिर भी आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स में कहीं ना कहीं कमी है। तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि अगर आप भूल जा रहे हैं तो उनको नोट करके रखिए, हाईलाइट पॉइंट करके रखिए। अगर एक पॉइंट है, चैप्टर है, उसके सामने पैराग्राफ है, हमेशा ये रिवीजन का तरीका ये रहता है कि आप पूरा का पूरा पैराग्राफ है मान लीजिए बुक के, तो उसके साइड में हमेशा शॉर्ट नोट बना दीजिए कि ये पैराग्राफ में बंदा कहना क्या चाहता है, ताकि आप रिवाइज करो तो आपको एक एक लाइन ना पढ़ना पड़े। आपको रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि मेन हेडलाइन हो, पैराग्राफ हो, और पैराग्राफ पढ़ते ही आपको उसका कंटेक्स्ट साइड में लिखा होगा, तो आप उस चीज़ को जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी रिवीजन भी जल्दी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। जो गलती हम यही करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर की हेडिंग ही नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ अंदर का लाइन पढ़ा, नीचे का लाइन पढ़ा, और बाद में उनको ये नहीं पता कि वो उनको सब अंदर का कंटेंट याद है, पर उनको ये नहीं पता कि वो कंटेंट था किस चीज़ का, वो रोल थे, वो फंक्शन थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिसमैच कर सकती हैं ऐसे केसेस में। तो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम नहीं करना चाहते पर हमसे हो जाती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो चलते हैं, कुछ छोटी बातें हैं, कुछ बड़ी बातें हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि आप इस चीज़ पे कामयाब हो सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप आगे जाके इस चीज़ को सक्सेसफुली अपने माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है इस चीज़ के रिगार्डिंग में कि आगे जाके क्या होगा या अभी क्या होगा या एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं। तो आप एक बार तैयारी करिए, प्रॉपर तैयारी करिए, प्रॉपर टाइम दीजिए, प्रॉपर अपने चार्ट्स बनाइए, या फिर जैसे भी आपको सही लगता है उस तरीके से तैयारी करिए। पर मेन पर्पज़ ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो बाकी चीज़ों से दूर रहिए, और बाकी चीज़ें कर रहे हैं उस टाइम पढ़ाई को बीच में मत लाइए, दोनों को इंटरलेट मत करिएगा। हमेशा आप अगर पढ़ाई की बात करते रहेंगे तो उससे भी मेंटली प्रेशर होना बहुत ईजिली है आज के टाइम में। तो वो प्रेशर बन जाता है कि हमें ये करना है, हमें पास होना है, हमें पास होना है। तो उस चीज़ से निकलिए। मेन पर्पज़ अभी 3 महीने हैं, तो 3 महीने में आप ये सोचिए कि हमें तैयारी करनी है, रिजल्ट आएगा जो आएगा वो देखा जाएगा। पर अभी मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि हमने तैयारी करनी है, हमें इस चीज़ को कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करना है, तो रिज़ल्ट आपका अच्छा ही आएगा। उसमें कोई भी चांस नहीं है कि आप इस बार या अगली बार उसमें रह जाओगे। ट्रेनिंग का जो मैं बात कर रहा था, जो पहले रह गया था, उसमें ये है कि 1 या 2 बार आप अपने आप पे टाइम दीजिए। प्रोफेशन कर रहे हैं तो उसके बाद ट्रेनिंग जरूर ज्वाइन करिएगा। साइड बाय साइड आप एग्ज़ाम देते रहिए, कि 2 साल की ट्रेनिंग है, 2 साल में आपके लगा लीजिए 4 अटैम्प्ट होते हैं। 4 में से अगर आप सिंगल 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 करके भी करते हैं, फिर भी आप पे इन केस ऐसा होता है कि आपका एक अटैम्प्ट रह जाता है, तो आप उस पीरियड को ट्रेनिंग में ख़त्म कर सकते हैं। और वो बहुत आराम से आप ये सब चीज़ें मैनेज करके चल के अगर करते हैं तो आप अपनी ट्रेनिंग भी ख़त्म कर सकते हैं, साइड बाय साइड आप अपने एग्ज़ाम भी ख़त्म कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू आप सिर्फ घर में बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं और रह रहे हैं, और फिर आप ट्रेनिंग करेंगे 2 साल की, तो वो और मेंटली प्रेशर होता है कि हम पास हो गए पर हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई। बहुत लोग ऐसे हैं अभी जो CS क्लियर कर चुके हैं पर उनकी ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि उन्होंने लोगों से बाद में जाके ट्रेनिंग ज्वाइन करा था। तो वो सब चीज़ें सोच के चलना बहुत ज़रूरी है। अब बीकॉम की तरह CS को अगर आप लेके चलेंगे तो आप बीकॉम जैसे नंबर मिलेंगे, पर वो जो नंबर हैं वो CS के यहाँ पे कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आप वहाँ 35, 40, 45% में भी पास थे। पर यहाँ पे आके आपको कम से कम 50% नंबर चाहिए, और उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको करनी पड़ेगी किसी न किसी वे में, अगर आप पास होना चाहते हैं तो। इनकेस आपको ये है कि हाँ मुझे में पेपर देने कुछ करने, तो वो सब चीज़ें एक्सक्लूड कर दीजिए उस चीज़ में, तो फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों की बात करने का या सोचने का या कुछ भी करने का। मेन पर्पज़ ये है कि अगर आपका किसी वजह से रह गया है इस बार, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, उस प्रोसेस में काम करें। 3-4 महीने जितने हमारे 3 महीने अभी हैं, तो 3 महीने को पूरा का पूरा यूटिलाइज़ करें। किसी भी चीज़ में अपने आप को 5 या 6 दिन से ऊपर, कहीं पे भी ट्रिप वगैरह में अगर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस हफ्ते से ऊपर आप अपने आप को किसी और चीज़ में एंगेज ना करें, क्योंकि हर वीक आपके लिए ज़रूरी है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो पूरा मंथ है, पूरे मंथ में ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपके
कोई दिन खराब ना जाए। ज़रूरी है कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कहीं हम जाना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, तो कम से कम मान के चलिए 5 से 6 दिन, मतलब एक हफ्ता, पूरे 4 या 5 हफ्ते में से महीने के आपके ख़राब तो पक्के होने वाले हैं। एक हफ्ता, एक हफ्ता, एक हफ्ता, 3 महीने में 3 हफ्ते आपके अगर बर्बाद हो जाते हैं तो मतलब 21 दिन। एक तरीके से 3 महीने में से आपके, अगर मैं काउंट भी करूँ, चलो 21 नहीं, 15 दिन भी अगर हम काउंट करते हैं तो आप पहले से मान के चलिए कि 15 दिन तो आपके ख़राब होने ही वाले। तो जो आप अपने चार्ट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसमें से वो 15 दिन तो हटा के चलिए। आपके पास अगर 90 दिन है तो 90 में से 15 दिन और 5 आपके, अगर हम काउंट करते हैं कि इन केस अगर कुछ हो सकता है, बीमार हो जाते हैं हम या कुछ और भी रीज़न है, तो 5 दिन आप मुश्किल लेके चलते हैं, तो मान लीजिए 20 दिन आपके तो उसी में से निकल जाएंगे। 70 दिन, जिसमें से संडे को हम जैसे लड़के लोग खेलने निकल जाते हैं, तो 12 दिन उस चीज़ के लगा लीजिए। पूरा दिन आपका जाएगा, आप थकेंगे, उस दिन तो पढ़ाई होगा, पर जितना हो सकता है उससे कम। तो आप हर चीज़ की कैजुअलिटी को देखते हुए इन चीज़ों पे काम करिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं निकल सकते या आप में उस चीज़ के लायक आप में स्कोप नहीं है या आपकी नॉलेज नहीं है। कई बार नॉलेज होके भी आप रह जाते हैं। तो सिर्फ कंसर्न ये है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट अगर आपका ख़राब है तो आपकी नॉलेज चाहे कितनी अच्छी हो और आपकी रिवीजन अगर नहीं हो पा रही है तो हमारे नंबर कम आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे आप लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है। इन ब्रीफ में मैं देता हूँ सबसे पहले कि हर चीज़ आप लास्ट के टाइम में रिवाइज नहीं कर सकते हैं, तो जब आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई चीज़ नहीं पता है या आपसे नहीं निकली तो उस पर स्टार लगा लीजिए, ताकि अगली बार सिर्फ आप उस चीज़ को करें, बाकी चीज़ों को सिर्फ रिवाइज करें या देख लें। पहली बार अगर आप कोई अकाउंट से कर रहे हैं, सोल्व करके देखिए, जो आपसे नहीं निकल रहे हैं उस पर स्टार लगा दीजिए। स्टार लगाने पर क्या होगा, अगली बार आप अगर उसको देखोगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ उस टाइम पे मेरे से नहीं हुआ था, तो ये चीज़ मेरे को अब करनी है, बाकी सवाल मेरे से हो गए थे। तो आप उसको रीड करके या समझ के वो चीज़ पे एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ ये। सेकेंड चीज़ आपकी टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। आपके दोस्त हैं, किसी से भी हैं, आप उस चीज़ में हेल्प कर मांग सकते हैं, या चार्ट वगैरह आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ क्या क्या प्रोबेबिलिटी हमारी हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है, या किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ, माइंड ग्रोथ या हमारी नॉलेज को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे भी। सेकंड थिंग ये हुआ। थर्ड जो हमारा है कि जो प्रोसेस है, जो मैंने नींद का बोला था आपको, कि आप उस चीज़ पे फोकस करिए कि ये सबसे चीज़ में लास्ट के मोमेंट में बहुत मायने रखती है कि आप सो गए हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते सो गए और नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है और आप रिवाइज नहीं कर पाए, तो जो फ्रस्ट्रेशन उस टाइम होता है और जो डर होता है, उस वजह से हमारा पेपर ख़राब बहुत आसान तरीके से जाता है। अगर बोलें तो बहुत ईज़िली हमारा दिन खराब होने के चांसेस 90% तक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी रिवीजन नहीं हुई। चाहे हमें आता हो, चाहे हमें पूरा 3 महीने हमने काम किया हो और आप रिवाइज उस टाइम पे नहीं कर पाए, तो आपका रिज़ल्ट बेकार आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रिज़ल्ट बेकार आएगा, अगर आप कामली उस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं तो बहुत सही आपका पेपर निकल जाएगा। अगर आप काम होके नहीं उस चीज़ पे करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। फोर्थ कि आप जो अमेंडमेंट है उस पर फोकस करिए। जितनी अमेंडमेंट आती है, हर 6 महीने की अमेंडमेंट हमारे में ऐड हो जाता है। अभी जून का है तो दिसंबर 21 तक का हमारे सिलेबस में अमेंडमेंट का काम रहेगा। तो हमेशा अमेंडमेंट में आप पढ़िए। बहुत लोग होते हैं जो अमेंडमेंट पढ़ते नहीं है, उनकी बुक्स बहुत पुरानी चल रही हैं, तो उस वजह से भी बहुत इशू आते हैं, क्योंकि आपको लगता है आप सही करके आए हो, पर मे बी वो अमेंडमेंट की उसमें पैटर्न ही चेंज हो चुका है, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, आपके कॉन्सेप्ट चेंज हो चुके हैं, लॉ चेंज हो चुके हैं, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपको अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ चीज़ ये कि आपकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है फाइनेंशियल पार्ट पे। एफएम में जैसे था और एफएम अभी नहीं है, तो बाकी अगर हमारा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टैक्स है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे हम टैक्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन है, कंपोजिशन है, ये ऐसे टॉपिक है जिन पे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईटीसी का है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई है, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट के टॉपिक हैं, जो शॉर्ट टॉपिक है, जैसे पेनल्टी के पार्ट हैं। उन चीज़ों को आप, अगर आप पे टाइम नहीं है तो आप उनको छोड़ने का
छोड़ सकते हैं उन चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि हर सारा पेपर उनमें से बन के आएगा, पर वहाँ से 5-10 नंबर का आप होगा कि वो आपको नहीं आता होगा, पर उस वजह से अगर आप उन चीज़ों पे काम करेंगे तो आपके जो मेन 50 से 60 नंबर का पार्ट है आपका वो भी रह जाएगा। तो गलती आप यही है कि आप हमेशा छोटे सब्जेक्ट उठाते हैं, इंसान छोटे टॉपिक उठाते हैं जो इतना एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। आपका टाइम उस चीज़ में निकल जाता है और जो बचा हुआ टाइम है, जो मेन फोकस आपको करना चाहिए ना, वहाँ पे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके नंबर कम आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। फिर हमारा पार्ट ये है कि लास्ट में एग्ज़ाम्स के टाइम पे प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? हर चीज़ सोल्व करके देखनी है। बहुत लोग कैसे करते हैं कि मान लीजिए पोर्टफोलियो का टॉपिक है या कोई कॉस्ट का टॉपिक है या जीएसटी का टॉपिक है, आप क्वेश्चन सोल्व करे जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट में अगर आप क्वेश्चन सोल्व में कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपका बिगड़ना बहुत लाजमी है। उस चीज़ में आपके साथ ये होगा कि आप सोल्व करेंगे 2 दिन मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट के पास हैं, 2 दिन में आप क्वेश्चन वही सोल्व करें जो आपके स्टार हो, जैसा मैंने पहले कहा था। बाकी क्वेश्चन आप सिर्फ नज़रों से निकालिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सेम पैटर्न पे हमेशा से एग्जाम में आता है कोई क्वेश्चन, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको आप कर सकते हैं, पर माइंड कैलकुलेशन ज़्यादा करिए एज़ कम्पेयर टू हैंड कैलकुलेशन। वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकती हैं उस टाइम के लिए। सबसे बड़ी बात और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा काम हो। अगर आपके घर में शोर है या आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, तो जाइए लाइब्रेरी में जाइए या जहाँ पे भी जा सकते हैं, जैसे कर सकते हैं अपने लिए टाइम निकालिए। इस मोमेंट पे अगर आप पैसा सोचते हैं कि लाइब्रेरी में जाके पैसे बर्बाद होंगे, हमसे पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। पैसा आज है, 1000-2000 रुपये लगेंगे, पर जिस दिन आप पास होंगे और जो खुशी आपके चेहरे पे होगी या बाकी लोगों के चेहरे पे होगी, आपकी फैमिली के चेहरे पे होगी, तो वो एक अलग ही पार्ट है। वो फील जो है वो उसी पीरियड के लिए रहेगा, चाहे वो 2 दिन रहे, चाहे 3 दिन रहे, चाहे पूरी ज़िंदगी रहे, पर वो चीज़ के लिए पहुँचने के लिए आपको थोड़ा मेहनत और हर्डल जो है वो क्रॉस करने पड़ेंगी। तो मॉनेटरी फॉर्म में मत जाइए ना। थोड़ा कई जगह होता है कि कोई लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ नहीं जा सकते हैं, लाइब्रेरी नहीं है, तो आप अपनी पोजीशंस ऐसे रखिए रात में कि जब आपके घर वाले सो रहे हैं तो आप उस टाइम पे पढ़ाई अपनी शुरू करिए या उस टाइम पे ज़्यादा फोकस करिए उस चीज़ों पे, ताकि आप डे में उतनी ध्यान से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम आप रात में उन चीज़ों को कवर कर सकें या उन चीज़ों पर ध्यान रख सकें। तो सबसे अगर मैं कंक्लूड करूँ इस चीज़ को, तो अगर आपका रह गया तो घबराना नहीं है, कोई सोचना नहीं है। 2 दिन आपको रोना है तो बिल्कुल रोइए, पर 2 से 3 दिन मत लगाइए, क्योंकि अगर जितने दिन आप रोने में लगाएंगे उतने दिन आपके ख़राब होएंगे और वो फिर दोबारा रोने आएगा 3 महीने बाद। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपने आप को अभी से स्ट्रॉन्ग करिए, अपना हेल्दी रहिए। टाइम अभी ऐसी है तो सिचुएशन को समझिए, पढ़िए, और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में डाउट होता है, कुछ होता है, तो आप मेरे पर्सनली यहाँ पे चैनल में आप सब्सक्राइब करके कमेंट में जाके या पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने फेसबुक का भी अपना अकाउंट अटैच किया हुआ है, तो जितना मेरे से हेल्पफुल होगा मैं उस चीज़ में गाइड करना है, सजेस्ट करना है, तो मैं कर पाऊँगा। और मैं पर्टिकुलरली अगला वीडियो इस चीज़ पे भी बनाऊँगा कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है या चार्ट प्रोसेस आपकी कैसे होनी चाहिए, किस चीज़ पे आपको कितना टाइम देना है और किस क्वेश्चन को आपको कितने टाइम में करना है और किस वे में करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ की बात करेंगे, पर जनरली अभी ये है कि जो ये मैटर है वो आपको समझने पड़ेंगे। किसी भी चीज़ पे आप अपने आप को या अपने फील्ड को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी मोमेंट में आपने झील दे दी तो आपकी रस्सी कटनी तय है। तो उस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ी सी मेहनत और करिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही रिजल्ट ख़राब आएगा, कई बार मेहनत करके भी हम लोग पास नहीं होते हैं, वो चलता है कभी, पर कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं जो आपको पता है, और उन चीज़ों पे सिर्फ आप ही वर्क कर सकते हैं। मेरी बातों से या किसी और की बातों से वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। इन द इवेंचुअली सिर्फ आप मैटर करते हैं, आपकी हेल्थ मैटर करती है, आपकी मेंटल प्रोसेस मैटर करता है कि आप किस वे में, किस तरीके से, किस चीज़ को क्या समझ रहे हैं और किस चीज़ को क्या कन्वे कर रहे हैं। जनरली हमें चीज़ें पता होती हैं, मान लीजिए कोई डेफिनेशन है, मुझे पता है, मेरे माइंड में वो चल रहा है, पर मैं उसको कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, तो नॉलेज है,
पर आप जब तक कन्वे नहीं करेंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, क्योंकि उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। उनको मैटर सिर्फ ये करता है कि आपने लिखा क्या है, कैसे लिखा है, कितना ब्रीफ में लिखा है, क्या उसमें क्या भसड़ आपने डाली है, वो सब। तो उन सब चीज़ों का तोड़ यही है कि आपकी मेहनत टाइमिंग पे होनी चाहिए। टाइम से अगर हम गए तो आपका टाइम फिर आगे भी खराब ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट में जाके बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प इस चीज़ के रिगार्डिंग में करूँगा। और फिर मैं बोलूँगा कि इमोशनल मत होइएगा ज़्यादा पीरियड तक अपने आप को इस चीज़ में मत रखिएगा, कि गिल्ट में मत रखिएगा कि मैं ऐसा पहले नहीं कर पाया था, मैं ऐसा करना चाहिए। तो आपके पास टाइम है, टाइम अभी 3 महीने हैं, 3 महीने में अपनी जी जान लगा दीजिए, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और मैं विश्वास रखूँगा सब पे और कोशिश करूँगा, दुआ भी यही करूँगा कि हर बच्चा पास हो जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।